हेलो दोस्तों, वेलकम जल सिंह बायो स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज पढ़ेंगे जल जल संसाधन वाला पार्ट। तो दोस्तों, हमने पहले दो पार्ट पढ़ लिए, संसाधन एवं विकास, वन्य एवं वन्य जीव के संरक्षण। ये दो पार्ट पढ़ लिए हमने। तो तीसरा पार्ट पढ़ लेते हैं। देरी नहीं, फटाफट, जल्द से हमें आगे बढ़ना है। और ये कक्षा 10th की बुक को पार करके कक्षा 8 की, कक्षा 11th की, कक्षा 12th की भूगोलों की एनसीईआरटी बुक को हमको पढ़ना है। तो चलते हैं। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी है? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई है। रास्ते में कुछ आया, बर्बाद कर दिया और बहा ले गई असम में। पिंकी कह रही हैं अब। हाँ चिंटू, मैंने देखा है। क्या आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सी सारी चीजों की के लिए काफी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरना, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता था। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के 3/4 धरातल पर, यानी 1/3 पर जल विद्यमान है और जल से ढका हुआ है। परंतु इसमें प्रयोग में लाने वाले योग्य और अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारी जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आज आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ऐसी भविष्यवाणी की जा सकती है कि 2025 में 20 करोड़ से लोग ज्यादा जल की नितांत कमी झेलेंगे। बल्कि ऐसा नहीं हुआ। 2025 निकल गई। 2025 में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता है। जल के विशाल भंडार, इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना मुश्किल है कि हमें जल दुर्बलता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं, तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती है, जिन्हें पनियाहरियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। पनियाहरी कहा जाता है जो दूर दूर किलोमीटरों से पानी भर के ले जाती हैं। महिलाएं ऊंट गाड़ी के द्वारा, टेम्पो के द्वारा, बस वाहन आदि के द्वारा। ये सच है कि वर्षा, वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में अधिक ज्यादा है। समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतर जल की कमी के इसके अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती हैं। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्बलता हो? हमारे कई सारे इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्बलता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू ही नहीं, बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। मतलब फसलों के भी लिए चाहिए, खाने पीने के अलावा और चीज़ों के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण
करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी यह खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा जल का उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखों प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हुए भी यह मूल कारण है कि देश में जलीय भाव के जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। बांध के द्वारा ही हम उस पानी को काम में ले सकते हैं। पर कई लोग तो बांधों पर रोक लगाते हैं और कई लोग उस विस्थापन के अभाव से परेशान है। कई लोग सरकार से परेशान है। इसलिए ही कुछ कानूनी तरीके गलत हैं, कुछ हमारे तरीके भी सही हैं, ऐसे ही हैं। तो आप यह वाली स्थिति सिटियों में देखेंगे, पर सिटियों में भी अब नल फिटिंग हो गया, बट ये स्थिति आने वाले समय में भी हो सकती है। ध्यान रखना, पानी हमेशा सदैव नहीं रहेगा आपके पास में। पीने का पानी के लिए ऐसी भीड़ एक बार और लग सकती है, कृपया याद रखना। और ऐसे ही किलोमीटरों तक लंबे लंबे हजारों किलोमीटर तक चलना पड़ सकता है, जैसे बर्फीले पहाड़ों में से लेकर जा रही है पानी। सोचो पानी की कमी और दुर्बलता कैसी है। फिर पकाना खाना, तो ऐसी स्थिति पहले बहुत ज़्यादा थी, पर अभी के टाइम तो लिमिट है पानी की, वैसे नहीं है ऐसी स्थिति। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों में अपनी निजी कुएं और नलकूप जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा होगा कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसके कारण भूमि जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है, जिसका विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े उद्योग और घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है और उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनको जल की आवश्यकता होती है, और जो शुद्ध जल होता है जो पीने के काम में हम लेते हैं खाने पीने में, उसकी कमी बहुत ज़्यादा है। तो उनको फैक्ट्रियों में ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी लिए शुद्ध जल को यूज किया जा रहा है। तो ऐसा करोगे तो जल की कमी तो होएगी। इससे काफ़ी हद तक जल की पूर्ति जल विद्युत से भी होती जा रही है। कई लोग तो लाए सारे दिन मोटर चलती रहती हैं, और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो ब्रश करते हैं सुबह के टाइम और नल खुला रहता है, और ब्रश करने के बाद वापस उस नल को बंद करते हैं। फिर इतने में इतना पानी बह जाता है जो एक लोटे में काम हो जाए। तो आप सावधानी बरतें। और विद्युत का है, तो विद्युत की बात है कि विद्युत भी पानी से बनती हैं, और वैसे कोयले से और सूर्य की ताप से भी बनती हैं, बट पानी से भी बनती है विद्युत। तो विद्युत बनती है तो विद्युत को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जो पानी से बहुत कीमती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत है? 22% भाग है जल विद्युत से जो कि प्राप्त होता है। भारत में कितना प्रतिशत विद्युत जल से प्राप्त होता है? 22%, याद रख लेना। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास समितियों
या कॉलोनियों पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल की पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं, जिसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा हो और इनकी कमी होती जा रही हो। अब तक हमने जल दुर्बलता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करेंगे जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों जल की दुर्बलता है। यह दुर्बलता जल की खराब गुणवत्ता के कारण होती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद ये घरेलू औद्योगिक अपशिष्टों और रसायनों और कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक हो सकता है। तो क्या क्या है? घरेलू औद्योगिकों अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए भी खतरनाक हो सकता है। जल, कीटनाशकों, ये रासायनिक दवाइयाँ हैं, उनके द्वारा भी खराब होता जा रहा है और भूमि भी खराब होती जा रही है। इसका शॉर्टकट ये मामला है। चलो ऊपर। भारत की नदियों को विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है और बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। ये गंगा को बहुत पवित्र मानते हैं, पर गंगा ही सबसे ज़्यादा दूषित हो रही है। बढ़ती जनसंख्या और कृषि आधुनिकीकरण और नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है। इसमें संपूर्ण जीवन खतरे में पड़ता जा रहा है। द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट CS 1999 के द्वारा ये जारी किया गया है आंकड़ा। आपने अनुभव कर लिया होगा कि इस समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं और खाद्यान्न सुरक्षा और अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं के निरंतरता को सुनिश्चित करें कि हमारे प्राकृतिक प्रतंत्रों का निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों के अति शोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो रहा है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, इनके बारे में जानते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन क्या है। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व वैज्ञानिक, ऐतिहासिक अभिलेख या दस्तावेज बताते हैं कि हमारे प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंधन और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई गई हैं, जिसमें आश्चर्य नहीं है कि हमारी परिपाटी आधुनिक और भारत में भी जारी रखी हैं और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए गए हैं। प्राचीन भारत में जल कृतियां ईसा के एक शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक एक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत बृहत स्तर पर बांध और झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। जब चंद्रगुप्त का मौर्य का समय था, कलिंग ओडिशा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है, बेन्नूर कर्नाटक में है। कलिंग ओडिशा में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक में है और कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। यहाँ पर उत्कृष्ट सिंचाई के तंत्र के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है जो भोपाल झील है, 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। कृत्रिम झील जो कहाँ पर है? भोपाल में है, भोपाल झील, जो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिटी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनाया था। 14वीं शताब्दी में ये 1997 में डाइंग विजडस की रिपोर्ट के द्वारा, विजडम CSE 1997 की रिपोर्ट के द्वारा जारी अनुमान बताया गया है। यह है दोस्तों हीराकुंड बांध। बांध क्या है और वे जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक? परंपरागत बांध जो पुराने बांध हो और पुरानी नदियां हो और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में खेतों के सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आज कल बांध
आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन और घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जलापूर्ति का और बाढ़ नियंत्रण और मनोरंजन और आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों का बहुउद्देश्य परियोजना भी कहा जाता है, क्योंकि बांधों से ही हमें बहुत कुछ मिल रहा है। बांधों से सिंचाई हो रही है और घरेलू में काम ले रहे हैं, घरेलू कार्यों में, और विद्युत उत्पादन हो रही है और औद्योगिक उपयोग में काम में ले रहे हैं, जलापूर्ति बाढ़ नियंत्रण में हो रही है और जलापूर्ति हो रही है, मनोरंजन के लिए, आंतरिक नौचालन के लिए और मछली पालन के लिए। इसलिए ये बहुउद्देश्य परियोजना में शामिल किया गया है। ओके, जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत। सतलुज ब्यास एक नदी है, दोनों नदियां हैं, जहाँ पर बेसिन में एक भाखड़ा नांगल परियोजना है, जहाँ जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आता है। यहाँ पर क्या बिजली भी बनती है और सिंचाई भी होती है इसी पानी से। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। बांध बहते जल को रोकने की दिशा में यहाँ दिशा देने और बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय है, जलाशय से लिया गया है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलुआ हिस्सा होता है, जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार ही किया जाता है। संरचना और उनके प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध और तटबंध बांधों का बांध, पक्का बांध अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के आधार पर बांध भी बड़े बड़े होते हैं, मुख्य बांध या नीचे बांध भी होते हैं, मध्यम बांध भी होते हैं। उच्च बांधों का वर्गीकृत भी किया जाता है, यानी ऊंचे बांध, नीचा बांध, मध्यम बांध, लकड़ी का बांध, मिट्टी का बांध, सभी प्रकार के बांध। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम आधारित पर बहुउद्देश्य परियोजना को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं पर पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों का आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। जवाहरलाल नेहरू गर्व से कहते थे कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। सही बात है। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देश्य परियोजना बड़े बांधों के कई कारणों पर परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। हमने आषाढ़ में फसलें बोई हैं और भद्रा में बादल आएंगे और बाढ़ में दामोदर फैल गई है, नाव हम इसमें नहीं चलेगी। ओ दामोदर हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो, भादु 1 साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलने दो। शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी, जो कि बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन पैदा करती है। दामोदर नदी जो शोक की नदी के नाम से भी जानी जाती है। और बिहार की कोसी किस नदी को कहा जाता है? बिहार की शोक की नदी को किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। नदियाँ और पर बांध बनाने पर उनका भाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक भाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तल छठ भाव कम हो जाता है और अत्यधिक जल छठ जलाशय की तली पर जमा रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवास में भोजन की भी कमी हो जाती है। और बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है और बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा मौजूद वनस्पति और मिट्टी के जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं, जिससे पेट्रोलियम और कोयल आदि बहुत चीजें प्राप्त होती हैं। बहुउद्देश्य परियोजना बड़े बांधों का नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन
उनकी जमीन और आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो इस किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों को मिल रहा है। कुछ नगरीय केंद्रों को और गांवों को भूमिहीनों को जिनके पास में भूमि नहीं है, क्या वे वास्तव में इसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर तो इसके पढ़ लेते हैं पहले। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन NGO है जो जनजातीय लोगों और किसानों के पर्यावरणविदों और मानवाधिकारों के कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से ये शुरू में यहाँ आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही इसमें आंदोलन पर लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी। विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से मालामाल हो जाएंगे। प्राय रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के बाद कड़े अनुभव के बाद भी अब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है। पूछते जा रहे हैं कि हमें को उस देश के लिए भी कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया है? क्या आप जानते हैं कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर क्यों बनाया गया है? ये भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य आते हैं, महाराष्ट्र, MP, गुजरात और राजस्थान। 4 राज्य सम्मिलित हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, MP, राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में 9,0490 गांवों तथा 173 कस्बों और राजस्थान के 124 गांवों के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल को आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इसलिए बनाया गया था ये सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर इसलिए बनाया गया क्योंकि इसमें 4 राज्य आते हैं, महाराष्ट्र, MP, गुजरात, राजस्थान। इसमें 9,490 गांव और 173 कस्बे आते हैं गुजरात में और 124 गांव आते हैं राजस्थान में, जिससे सूखा की जगह हरियाली हो गई। भूमि के मालिकों और गरीबों भूमिहीनों सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया गया। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच का संघर्ष पैदा करता है। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गई और बहुउद्देशीय परियोजना की लागत लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय झगड़े का आम होते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी के विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जलविद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तित कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारी आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों पे पड़ने वाले नदी के निचले हिस्से में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। इन जो कृषि और उद्योग करेंगे उन पर उल्टा असर पड़ेगा। अगर जल का प्रवाह कम होगा तो उल्टा असर पड़ना ही है। चलिए आगे। यह है दोस्तों भारत का मैप। बाखड़ा नांगल बांध ये रहा। परियोजना ब्यास नदी यहीं निकलती हैं और ये टेहरी बांद्रा और ये गंगा नदी निकल की जा रही है और ये गंडक नदी आकर इसमें मिल रही है, घाघरा नदी भी, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, और ये रिहेंद्रा यहाँ पर पंचायत ये रहा। हीराकुंड बांध ये रहा। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? कहाँ है ये? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ साइड में है। महानदी ये रही। सरदार सरोवर परियोजना बांध गुजरात में रहा, नर्मदा नदी पर। राणा प्रताप सागर गांधी सागर बांध MP राजस्थान में रहे। कोटा बैराज
राजस्थान में रहा ये। नागार्जुन सागर ये रहा आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा, कृष्णा नदी, कोयना ये रही महाराष्ट्र में। पेरियार तमिलनाडु केरल में, और कावेरी और पोल्लेयार आदि हो गए। चलते हैं आगे। नदियों परियोजनाओं में उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर एक विडंबना ही है कि जो बांध बढ़िया बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया जाता है उन पर जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने के कारण दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में सफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात के में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बांधों से जल की छोड़ दिया गया, फिर बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों में से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु बृहत स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ, यानी मिट्टी का कटाव हुआ बहुत ज़्यादा। पेड़ों की वनस्पति और जंगल ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इसमें। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने के अर्थ है ये भी है कि तलछट जो एक प्राकृतिक उर्वरक है बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। और यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। ये माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाएं हैं उनके कारण भूकंप आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां और फसल में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण भी फैलते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जल इकट्ठा गंदी नालियों में होगा तो उससे प्रदूषण फैलेगा, और भू निम्नीकरण यानी भूमि की कमी होगी तो समस्याएं बढ़ती जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब पढ़ेंगे वर्षा जल संग्रहण। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजना के अलाभप्रद यानी लाभ नहीं हो रहा है इनसे, और असर उन पर उठे विवादों के चलते किस पर पड़ रहा है। वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं, और लोगों का वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी ये परिस्थितियों और उनके जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौमजल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल का निर्माण करवाया। कुल जैसी पश्चिमी हिमालय में जैसी वाहिकाएं नदियों की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। पश्चिमी साइड में विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था, यानी अच्छा है, जिससे पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले में जैसलमेर में राजस्थान का ऐसा जिला है जैसलमेर जिसमें खादिन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ बेस्ट उदाहरण है। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क विशेषकर क्षेत्र जिले रहे हैं बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर। फलौदी बहुत ज़्यादा शुष्क जिला है, बीकानेर भी थोड़ा अर्धशुष्क सा ही है, बाड़मेर भी शुष्क और अर्धशुष्क दोनों में आता है। ऐसा ही है कुछ। यहाँ पर पानी की तो कमी वैसे बहुत ज़्यादा है, रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं। लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक या टाका हुआ करते थे और अभी भी मिल जाएंगे। इसका आकार एक बड़े कमरे
जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाँका था। ये टाँका सुव्यवस्थित छत वर्षा जल संग्रहण छत तंत्र का विभिन्न भाग है। ऐसा है सिस्टम, ये जब बारिश आती है तो इस छत पर पानी भर जाता है। इस छत को यानी झाड़ पोंछ कर साफ कर लिया जाता है। और एक इसके नीचे क्या होता है, टैंक होता है। अभी इस यहाँ पर क्या लगा दी जाती है, पाइपलाइन ऐसे चारों में। फिर ये पाइपलाइन से पानी उतर कर इसमें आ जाता है। यहाँ पर टैंक होता है, कितना भी बड़ा टैंक रख लो, चाहे आप इसने बताया 6.1 मीटर 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा, आप कितना भी रख सकते हैं। आप पानी की जितनी आपूर्ति करना चाहते हैं, मतलब संग्रहित करना चाहते हैं, उसके हिसाब से फैमिली के हिसाब से। बेकार में पड़े हुए कुएं के माध्यम से पुनर्भरण छत जल संग्रहण है। ये पीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत संग्रहण वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंटों का प्रयोग करके जल का छनन किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक लाया जाता है, जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। एक कुल में वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है। काजा गांव के चित्र का ही, जिसमें जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। इसे हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। वे घरों के ढालवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे, यानी पाइप जोड़ दिए जाते हैं छतों से वर्षा का पानी नलों में होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था और फिर पीने और सिंचाई के लिए आदि के लिए काम में लिया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद में आने वाली वर्षा होती है ना, उसको संग्रहित किया जाता है, फिर काम में लिया जाता है। टांका में वर्षा जल अगले वर्ष तक संग्रहित रहता था। यह इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, कि प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, और क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। यानी गर्म अंदर अंदर की साइड में जमीन में कमरे बनाए जाते हैं, कमरों में रहने के लिए गर्मी में राहत मिलती है, उसमें ठंडक रहती है। इसलिए मेघालय की राजधानी शिलांग है, जहाँ छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। ये रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम, जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत का ऐसा जिला कौन सा है जहाँ पर ज़्यादा क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है? चेरापूंजी और मासिनराम, जहाँ मेघालय में है, जो यहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। विश्व की शिलांग से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है मासिनराम। और यह शहर पानी पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। और शहर की लगभग हर घर के छत में छत वर्षा जल का संग्रहण की व्यवस्था है, और घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल के द्वारा संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। और हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी
हैं क्योंकि इन नलों के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत की कई ग्रामीण शहरों में क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का तरीका प्रयोग में भी लाया जा रहा है। कर्नाटक और मैसूरू जिले हैं जिनमें संदूर गांव गंडा ये गंडाथुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता की पूर्ति और छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव में लगभग 200 घरों में ये व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए 3.4 चित्र को देखें और इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। कर्नाटक मैसूरू जिले में है ये एक सुदूर गांव गंडाथुर में ग्रामीणों का जल आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों में और गांवों में प्रचलित था। वर्षा जल को घरों की ढालू छतों का गिरता है उसे पाइप द्वारा भूमिगत टांका के अंदर ले जाते हैं। भूमि से गोल छिद्र जो मुख्य घर अथवा आंगन से बना होता है। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यह पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टांका में चला जाता है। समझ में आया? जो छत है वो ये छत वाला सिस्टम पाइपलाइन द्वारा इनमें नीचे जाता है पानी और इकट्ठा होकर फिर इकट्ठा हो जाता है और इनको काम में लिया जाता है। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। बांस के द्वारा कैसे ड्रिप सिंचाई प्रणाली की जाती है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुराना विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइपलाइन में आ जाती है तथा इसे सैकड़ों मीटर की दूरी पर ले जाया जाता है। अतः में पानी का भाव 20 से 30 बूंद प्रति मिनट तक 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। सिस्टम में बांस से पानी लाया जाता है। टपक 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 बूंद बूंद करके पानी आता है। फिर आगे बांस जोड़ दिया जाता है। इसे सैकड़ों किलोमीटर तक ले जाया जाता है। चित्र 1 में शिखरों पर सदा नीरा झरना की दिशा में परिवर्तित करने के लिए बांस की पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल के पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। ये रहा सिस्टम। चित्र 2 और 3 है। बांस में निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है और पौधे तक बांस पाइप से बनाए हुए बिछाए गए विभिन्न जल शाखाओं से जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह की इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। ये रहा पाइपों के जैसे बांस का निवारण। चित्र 4 है। पाइप को सड़कों के पार ले जाना। वो तो उन्हें भूमि के ऊंचाई से ले जाया जा सकता है। संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पंथारण जल सिंचाई अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है और अंतिम चैनल सेक्शन में पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है जिससे जल की सिंचाई हो जाती है। ये है दोस्तों बांस प्रणाली। तो इससे 10 भराई और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग वर्ष में 50,000 मीटर जल का संग्रहण उपयोग कर सकता है और 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
यानी जो न बनाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हर घर में तमिलनाडु में हर घर में वर्षा जल संग्रहण होना चाहिए। तो दोस्तों ये पाठ यहीं पर द एंड होता है। तो आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो पढ़ने में मज़ा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।